Hello, good evening aspirants. Welcome to CoachUp IS e-learning platform. हम लोग लास्ट लेक्चर में जीएस पेपर 4 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पे हमने बेसिक ओरिएंटेशन के बारे में आप लोगों को बताया था। हमने देखा था कि जीएस पेपर 4 जो है वो किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है। वहाँ पे हमने देखा था ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए थ्योरी का है, पार्ट 2 एप्लीकेशन का है और पार्ट 3 केस स्टडीज़ का है। फिर हमने थ्योरी के कुछ यूनिट्स देखे थे, जैसे कि हम लोग यूनिट नंबर 1 में गए थे, यूनिट 2, यूनिट 3 तक हम लोगों का डिस्कशन हो गया था। आज हम यूनिट नंबर 4 और यूनिट 5 और उसके बाद पार्ट बी और पार्ट सी के बारे में एक ओरिएंटेशन की बात कर लेंगे। एक ब्रीफली मैं आप लोगों को आइडिया दे दूंगा कि पार्ट ए के यूनिट 4 और यूनिट 5 में क्या है, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी में कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट था, और पार्ट सी केस स्टडीज़ में क्या है। केस स्टडीज़ की हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि हम एक बहुत ही डिटेल्ड पैटर्न वाइज चीज़ें देखेंगे केस स्टडीज़ में, क्लियर। तो इसके टॉपिक्स और सब टॉपिक्स मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे आप लोगों से। हमने बात करी थी यूनिट 1 में टॉपिक 1 बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें सब टॉपिक्स की बात करी थी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स में हमने देखा था, फिर डायमेंशंस ऑफ एथिक्स में ये सारी चीज़ें कर ली थी। यूनिट 2 एटीट्यूड में हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देख लिया था, ठीक। उसके बाद कैसे एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है, एटीट्यूड में चेंज कैसे होता है, कैसे जो प्रिविलेंट प्रॉब्लम बेस्ड एटीट्यूड है और डिजायर्ड एटीट्यूड कैसे आएगा, ये सब हमारा हो चुका था। इसके बारे में हम लोग ने जो ब्रीफ ओरिएंटेशन मुझे देना था आप लोगों को वो मैं दे चुका था, ठीक। यूनिट 3 में एप्टीट्यूड की बात भी हम लोगों ने कर ली थी। अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य हमने देखा था, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या रिलेशनशिप होता है। और फिर हमने ये भी देखा था कि एप्टीट्यूड और फाउंडेशनल वैल्यूज को एक यूनिट में क्यों रखा गया, क्यों, ठीक। उसमें हमने बात करी थी कि एप्टीट्यूड जो होता है वो आपका पोटेंशियल होता है, क्षमता होती है, ठीक। उस क्षमता को आप किस प्रकार यूज करते हैं वो आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, वो आपकी वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। तो अगर आपकी वैल्यूज़ अच्छी होंगी तो आपकी क्षमता का आप सही जगह उपयोग करोगे। फिर हमने फाउंडेशनल वैल्यूज़ में नोलेन कमेटी और सेकेंड ARC की कुछ वैल्यूज़ के बारे में देखा था। वो ऑब्जेक्टिविटी है, इंटीग्रिटी हो सकती है, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी हो सकता है, अकाउंटेबिलिटी हो सकता है, सेल्फलेसनेस हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। आज जहां से हमको स्टार्ट करना है वो है यूनिट 4 इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक समझ, ठीक है। पार्ट ए में जो यूनिट नंबर 4 है वो है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक समझ। आज यहां से स्टार्ट करना है, ठीक। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं कि आज की क्लास तक जो लास्ट लेक्चर में हुआ, जो आज के लेक्चर में हुआ, ये मैं आपको एक सिलेबस का एक ब्रीफ ओरिएंटेशन दे रहा हूं, एक स्ट्रक्चर, एक खाका खींच रहा हूं। उसी के अंतर्गत फिर हम डिटेल्ड में 1 by 1 डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी यूनिट है, उसके जो टॉपिक्स है मेन, वो टॉपिक नंबर 1 है कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है, इसके क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फिर टॉपिक नंबर 2 जो होगा आपका वो है एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब जो पहला टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक समझ क्या होती है, तो ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि इमोशनल इंटेलिजेंस उसको कहते हैं जब आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे किस इमोशनल स्टेटस में हैं उसको आप रिकॉग्नाइज कर पाएं। इसको कहते हैं दूसरे टर्म्स में सेल्फ अवेयरनेस। आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम में किस इमोशनल प्रीडिस्पोजिशन में हैं उसको आप रिकॉग्नाइज करें, ठीक। तो एक पार्ट क्या हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस का, सेल्फ अवेयरनेस। फिर जो दूसरा पार्ट इसका आता है वो होता है सेल्फ मैनेजमेंट। आपने ये तो रिकॉग्नाइज कर लिया कि किसी पर्टिकुलर टाइम में आप इस इमोशंस के अंतर्गत हैं, फिर अब उन इमोशंस को कंट्रोल करना, उसको हम बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। इमोशंस को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? आप इमोशंस के ऊपर लॉजिक का फिल्टर लगाते हैं और उसमें जो बैड इमोशंस होती हैं उनको पैसिव कर देते हैं और जो अच्छी इमोशंस होती हैं उनको और उस पर मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक।
तो सेल्फ अवेयरनेस पहला पार्ट था इमोशनल इंटेलिजेंस का। सेल्फ अवेयरनेस, इसमें आप क्या करते हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम में आपकी क्या इमोशनल स्टेटस है इसको रिकॉग्नाइज करने की क्षमता रखते हैं। फिर दूसरा था आपका सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट में क्या करना होता है, आपने एक बार इमोशनल स्टेटस को रिकॉग्नाइज कर लिया, अब उसको आपको कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करते हैं आप, लॉजिक अप्लाई करते हैं और जो निगेटिव इमोशंस होती हैं उनको कम करने की कोशिश करते हैं और जो पॉजिटिव इमोशंस है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया आपका सेल्फ मैनेजमेंट। तो एक जो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होता है उसके पास ये दोनों चीजें होती हैं। इसके साथ साथ एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन के पास केवल खुद का इमोशनल स्टेटस जानने की ही पोटेंशियल नहीं होती है, वो अपने साथ काम करने वाले या अपने साथ रहने वाले व्यक्तियों का भी किसी एक पर्टिकुलर टाइम में क्या इमोशनल स्टेटस है उसको भी वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरे के इमोशनल स्टेटस को भी पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या हो जाएगा, अवेयरनेस, इसको दूसरे टर्म में लिखें सोशल अवेयरनेस। एक बार ये आप जान गए कि आपके साथ जो व्यक्ति रह रहा है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम में किस इमोशनल स्टेटस में है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप अगला स्टेटस क्या करते हो, अगला काम क्या करते हो, उस व्यक्ति को मैनेज करने का काम करते हो। मैनेज करने का काम कैसे करोगे, आप उस देखोगे, आप समझ में तो आ गया ना कि जो दूसरा पर्सन है वो इस पर्टिकुलर टाइम में इस इमोशनल स्टेटस में है। अब आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करके उस व्यक्ति को मैनेज करोगे। तो एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन में 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम में किस इमोशनल स्टेटस में है उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, फिर उन इमोशंस को वो लॉजिक लगा के कंट्रोल कर लेता है, सेल्फ मैनेजमेंट कर लेता है। थर्ड, वो अपने आसपास रहने वाले व्यक्तियों के भी इमोशनल स्टेटस को रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग उनको मैनेज कर लेता है, उन व्यक्तियों को मैनेज कर लेता है। आप एक एग्जांपल समझिए, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है। क्लियर? लॉकडाउन चल रहा है तो कई सारे जो छोटे बिजनेस हैं, एमएसएमईज हैं, उनके जो ओनर्स हैं वो किस इमोशनल स्टेटस में होंगे, डिस्पेयर होगा, उनके अंदर निराशा होगी कि नहीं। तो अगर वो व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट है तो उसको क्या पता होगा, उसको पता है कि मैं अभी किस इमोशनल स्टेटस में हूं, मैं निराश हूं, डिस्पेयरनेस है मेरे अंदर। फिर वो क्या करेगा, अगली चीज वो लॉजिक लगाएगा कि निराश होने से तो मेरा काम नहीं चलना है। तो जो निराशा की उसकी इमोशंस है उसको वो डीमोटिवेट करेगा और अपने अंदर कुछ बेहतर काम करने की सोचेगा। जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक मैं कुछ नई स्किल अपनी बढ़ा लूं, तो मोटिवेट करेगा और अपनी पॉजिटिव इमोशंस को, ठीक, अपने मोटिवेशन लेवल को आगे ले जाएगा और अच्छे काम करेगा। ये हो गया सेल्फ मैनेजमेंट। अब वो पर्सन अपने आसपास रहने वाले व्यक्ति, मान लीजिए उसके घर में कोई उसका ब्रदर है, उसकी भी जॉब रिटेंचमेंट हो गई, जॉब से उसको बाहर निकाल दिया गया, तो वो उसकी भी इमोशनल स्टेटस को समझेगा। साथ साथ उसकी इमोशनल स्टेटस को समझ गया कि वो अभी बहुत गुस्से में है, तो मे बी वो कुछ अनड्यू एक्शंस ले सकता है, घर में माहौल खराब कर सकता है। तो इस व्यक्ति को पता है कि इसकी जॉब छिनी है, ये बहुत एंगर वाले इमोशनल स्टेटस में है, तो अगला काम ये क्या करेगा, इसके एंगर को पैसिफाई करने की कोशिश करेगा। तो ये होता है एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन की क्वालिटी। अब ये हमने देख लिया। अब इसको तो मैंने अभी आपको एक ब्रीफली बता दिया है, डिटेल में इसको आगे समझेंगे जब हम यूनिट्स में जाएंगे। क्लियर? फिर एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या एप्लीकेशन है। अगर कोई व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट है, जैसा कि अभी हमने देखा, तो वो पॉलिटिकल प्रेशर को हैंडल कर सकता है। जो अनड्यू पॉलिटिकल प्रेशर आता है, मान लीजिए आप सिविल सर्वेंट जब बनेंगे तो बहुत अनड्यू पॉलिटिकल प्रेशर आता है आपके अंदर, उसको आप मैनेज कर पाएंगे प्रॉपर। आप मीडिया प्रेशर्स को मैनेज कर पाएंगे, मीडिया ट्रायल को मैनेज कर पाएंगे। क्लियर? उसके अलावा आप वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलेंगे। क्लियर? आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो हायरार्की होती है उसमें अपने सबऑर्डिनेट्स
और अपने सुपीरियर्स दोनों को साथ लेकर एक टीम भावना के अंतर्गत आगे बढ़ेंगे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो अपना टास्क है उसको बहुत इफेक्टिवली आप कर पाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति इमोशनल इंटेलिजेंट है, उसके अंदर ये 4 क्वालिटीज हैं, तो उसका ये एप्लीकेशन होता है, उसको ये चीजें फायदा करती हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये है आपका यूनिट नंबर 4, इमोशनल इंटेलिजेंस। टॉपिक 1 क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। टॉपिक 2 एप्लीकेशन क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस का। ठीक है, अब हम आते हैं यूनिट नंबर 5 पे। जो यूनिट नंबर 5 है आपका, वो है थिंकर्स या विचारक का। तो उसमें कुछ हम फॉरेन थिंकर्स की बात करेंगे और कुछ इंडियन थिंकर्स की बात करेंगे। ठीक, फॉरेन थिंकर्स में जो मेन है आपके, वो है सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल। क्लियर? सोक्रेटिस, अब देखिए हमने अभी, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, यूनिट नंबर 1 में ले जाऊंगा। यूनिट नंबर 1 में जो टॉपिक नंबर 3 था हमारा, वो क्या था? डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। एथिक्स क्या होता है? व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। तो उसमें हमने देखा था एक पार्ट होता है टेलियोलॉजिकल, वो कहता है कि अगर आपका रिजल्ट सही आना है तो आपका एक्शन या डिसीजन क्या होना चाहिए, किस बेसिस पे होना चाहिए, कि क्या उसका रिजल्ट सही आएगा कि नहीं। फिर एक डीओंटोलॉजिकल डायमेंशन होता है, वो कहता है कि आप कोई भी एक्शन या डिसीजन लेने से पहले ये देखिए कि जो रास्ता आप चुन रहे हैं क्या वो सही है। तो ये दूसरा डायमेंशन हो गया। थर्ड था वर्च्यू एथिक्स का, सद्गुण का। वो कहता है कि आप ये देखिए कि जो एक्शन या डिसीजन लेने वाला व्यक्ति है उसमें वर्च्यू है कि नहीं, उसमें सद्गुण है कि नहीं। ठीक है, तो जो अभी हमने यूनिट 5 में देखा था ना, थिंकर्स यही बताते हैं कि कोई भी जो एक्शन होगा वो एथिकल एक्शन कब होगा, वो नैतिक एक्शन कब होगा, जब उस एक्शन को लेने वाले व्यक्ति में ये वर्च्यूज होंगी। सोक्रेटिस कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति में क्या, कौन सी वर्च्यू होनी चाहिए। सोक्रेटिस कहते हैं एक नॉलेजेबल पर्सन जब कोई डिसीजन लेता है तो एथिकल डिसीजन होता है। प्लेटो कहते हैं कि एथिकल डिसीजन तब होगा जब वो डिसीजन लेने वाले व्यक्ति में विजडम हो, करेज हो, टेम्परेंस हो और जस्टिस हो। क्लियर? ऐसे ही एरिस्टोटल कहते हैं कि एथिकल डिसीजन तब होगा जब डिसीजन लेने वाला व्यक्ति एक्सट्रीमिटी में ना जाए बल्कि एक गोल्डन मीन का पालन करे। क्लियर? तो जो थिंकर्स वाला पार्ट है उसको हम इसके साथ में मिला के पढ़ेंगे, अलग अलग पार्ट्स नहीं है। ठीक है, थिंकर्स ये बोलते हैं ना कि किसी व्यक्ति में ये वर्च्यूज होनी चाहिए। तो ये वर्च्यू एथिक की डायमेंशन क्या है, वो बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति में पर्टिकुलर ये वर्च्यू है तो उसके द्वारा लिया गया डिसीजन हमेशा एथिकल डिसीजन होगा। व्हाट शुड बी में ये होना चाहिए। ठीक है, तो उस वाले पार्ट में अब हम आ जाते हैं। ये वाला जो हमारा पार्ट था। ठीक, सोक्रेटिस ने क्या बोला कि व्यक्ति के अंदर नॉलेज होना चाहिए। कौन सी वर्च्यू होनी चाहिए? नॉलेज। फिर ये बताते हैं कि नॉलेज माने क्या होता है। ये बोलते हैं नॉलेज माने गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ये बताते हैं नॉलेज मीन्स आप जस्ट और अनजस्ट को डिसाइफर कर पाएं, आप राइट और रॉन्ग को डिसाइफर कर पाएं, वो होता है नॉलेजेबल पर्सन। और भी बहुत सारी चीजें बताई जो हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। प्लेटो कहते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या वर्च्यूज होनी चाहिए तब जाके वो एथिकल डिसीजन लेगा। उसके अंदर विजडम होनी चाहिए, मतलब उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। सेकंड, उस व्यक्ति के पास साहस या करेज होनी चाहिए। ये वर्च्यू बहुत इंपॉर्टेंट वर्च्यू है। क्यों? अगर करेज नहीं होगा किसी के पास तो और कोई भी वर्च्यू हो वो सब इनइफेक्टिव हो जाएंगी। मान लीजिए आपके अंदर कौन सी वर्च्यू है, आप के अंदर ये वर्च्यू है कि आप कोई भी वल्नरेबल कम्युनिटी का व्यक्ति हो, मान लीजिए कोई वीमेन है, महिला है, तो उस महिला के साथ
चाहते हैं कि अत्याचार ना हो, आप चाहते हैं कि महिला के साथ समानता का व्यवहार हो, वीमेंस के साथ इक्वलिटी का ट्रीटमेंट हो, आपकी ये वर्च्यू है। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो महिलाओं को हमेशा उचित सम्मान देते हैं और चाहते हैं कि उनको उचित सम्मान मिले, बट आपके अंदर करेज नहीं है। तो मान लीजिए आप किसी मार्केट प्लेस से गुजर रहे हैं, ठीक, और वहाँ पे किसी वीमेन का मॉलेस्टेशन हो रहा है, बट आपके अंदर करेज नहीं है। आप कैसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं और मानते हैं कि महिलाओं का सम्मान हो, लेकिन क्योंकि आपके अंदर करेज नहीं है तो इसलिए जब उस महिला का कोई मॉलेस्टेशन कर रहे होंगे 4-5 व्यक्ति, तब आप उसका विरोध नहीं कर पाएंगे, उसको आप प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, उसको आप रोक नहीं पाएंगे। इसलिए करेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटो बोलते हैं आपके पास विजडम हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो, आपके पास करेज हो, आपके पास टेम्परेंस हो, मतलब आपको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, आप ग्रीडी नहीं होने चाहिए। फोर्थ, फिर ये बोलते हैं कि अगर आपके पास विजडम है, करेज है, टेम्परेंस है, तो हमेशा आप जस्टिस स्टेब्लिश करेंगे, न्याय स्थापित करेंगे। क्लियर? तो प्लेटो के अनुसार किसी भी व्यक्ति में ये सद्गुण होने चाहिए। ऐसे ही अरिस्टोटल बोलते हैं आप एक्सट्रीम डिसीजंस मत लीजिए, हमेशा गोल्डन मीन को फॉलो करिए। तो ये कुछ हम ग्रीक थिंकर्स के बारे में, उसके अलावा फिर हम इंडियन थिंकर्स के बारे में भी जानेंगे, इंडियन फिलॉसफी के बारे में भी बात करेंगे, हम हिंदुइज्म की बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि पुरुषार्थ क्या होते हैं, पुरुषार्थ की फिलॉसफी क्या है, ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये क्या है। उसके अलावा हम यहाँ पे कर्मा की थ्योरी देखेंगे, निष्काम कर्मा क्या है, सकाम कर्मा क्या है। क्लियर? उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें हिंदुइज्म में जो फिलॉसफिकल मोरालिटी से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। बुद्धिज़्म में हम जो आपका नोबल ट्रुथ्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक। ऐसे ही जैनिज्म की बात करेंगे। फिर हम देखेंगे गांधी की क्या क्या फिलॉसफीज रही, ठीक, गांधी क्या क्या बोलते हैं, सत्य अहिंसा, हाँ, आपका सत्याग्रह, ठीक। आप उसके बाद बोलते हैं कि इन्वायरमेंट के बारे में भी इनके थॉट्स होते हैं, सोसाइटी में क्या होना चाहिए उसके बारे में भी इनके थॉट्स होते हैं। तो गांधी को बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अम्बेडकर की बात करेंगे, कैसे इक्विटी पे फोकस करते हैं, जस्टिस पे फोकस करते हैं। विवेकानंदा की बात करेंगे, ठीक। ऐसे बहुत सारे इंडियन फिलोसफर्स के बारे में वहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो यूनिट नंबर 5 आपकी ये रहेगी, और जिसको इस यूनिट नंबर 5 को हम डायमेंशंस ऑफ एथिक्स के साथ क्लब करके पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे उन दोनों को। क्लियर? ठीक। तो अब आगे चलते हैं। तो ये आपका पार्ट ए जो था, थ्योरी वाला पार्ट, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे, जो अगला पार्ट होगा वो होगा पार्ट बी, इस थ्योरी का रियल लाइफ में एप्लीकेशन। तो ये जो कुछ भी आप पढ़ते हैं कि ये नीतिगत कोई भी आपका एक्शन या डिसीजन है, ठीक, आपको ये काम करना चाहिए, आपको रिजल्ट देखना चाहिए काम करते टाइम, आपको मार्ग देखना चाहिए, व्यक्ति के अंदर वर्च्यूज होनी चाहिए, ये सब जब आप अप्लाई कर देते हैं रियल लाइफ में, तब वो पार्ट बन जाता है किसका? गवर्नेंस का या अभिशासन का। क्लियर? एक सिविल सर्वेंट, इस सिविल सर्वेंट के अंदर अगर ये सारी क्वालिटीज होंगी, वो डिसीजन लेते टाइम, ठीक, उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, वो उसको थ्योरी से मिल जाता है। जब वो उसको अप्लाई कर देता है वो सिविल सर्वेंट, तो वो गवर्नेंस का पार्ट बन जाता है, अभिशासन का पार्ट बन जाता है। तो जीएस पेपर 4 में जो हमारा पार्ट बी है वो है गवर्नेंस का या अभिशासन। अब हम देखते हैं कि पार्ट बी में कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक, तो ये है आपका पार्ट 2, जो थ्योरी पढ़ा उसका एप्लीकेशन जो हो जाएगा आपका गवर्नेंस या अभिशासन। अब इसमें जो पहला टॉपिक होगा हमारा वो है प्रोबिटी इन गवर्नेंस, शासन में शुचिता, या इसको अदर टर्म्स में बोले तो इसको हम गुड गवर्नेंस भी बोल सकते हैं, सुशासन भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे कि जो प्रेजेंट गवर्नेंस है उसमें क्या दिक्कतें हैं, क्या जो ऐसी चीजें हैं जो अनडिजायर्ड हैं। वहां पे हम रेड टेपिज्म की बात करेंगे, वहां पे हम मिसयूज ऑफ पावर की बात करेंगे, वहां पे करप्शन की बात करेंगे, वहां पे ब्यूरोक्रेटिक एपैथी की बात करेंगे कि कैसे ये सारी चीजें गवर्नेंस में एक ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही हैं। फिर हम देखेंगे कि गुड गवर्नेंस क्या है, अगर ये कमियां हैं तो गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस में क्या क्या होना चाहिए। फिर वहां पे हम गुड गवर्नेंस के
पार्ट्स वाइज गुड गवर्नेंस को पढ़ेंगे कि गुड गवर्नेंस में क्या होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए। गुड गवर्नेंस में आपकी इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। क्लियर? गुड गवर्नेंस में आपके अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। गुड गवर्नेंस कंसेंसस ओरिएंटेड होनी चाहिए। गुड गवर्नेंस का एक पार्ट है इक्विटी, एक है पीपुल्स पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, क्लियर, रिस्पॉन्सिवनेस। तो शासन में जब ये सारी चीजें होती हैं तो उस शासन को हम गुड गवर्नेंस या सुशासन बोलते हैं। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि जो पावर में व्यक्ति है वो आर्बिट्रेरली डिसीजन नहीं ले सकता, उसको डिसीजन हमेशा संविधान और कानून के अनुसार लेना चाहिए। ठीक, अगर रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग शासन होता है तब वो गुड गवर्नेंस कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर मान लीजिए रूल ऑफ लॉ ना हो तो सुबह मोदी जी उठे और बोला कि जितनी भी एमएनसीज हैं भारत में काम करती हैं उनका हम राष्ट्रीयकरण करते हैं, उनको नेशनलाइज करते हैं, उनके एसेट्स को हम फ्रीज कर ले दे रहे हैं, तो ये तो आर्बिट्रेरी गवर्नेंस हो गई ना। गुड गवर्नेंस क्या बोलती है? गुड गवर्नेंस बोलता है कि आप किसी एमएनसी में एमएनसी के बारे में कैसे डिसीजन ले सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो आपके लॉज कहते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक, ऐसे ही हम इफिशियंसी एंड इफेक्टिव, कम रिसोर्स लगा के ज्यादा काम होना चाहिए, जो टारगेट आपने गवर्नेंस में लिया वो पूरा होना चाहिए। आप जो डिसीजन मेकर है उसके डिसीजन से यदि जनता प्रभावित हो रही है तो वो जनता के प्रति उत्तरदायी भी है। तो हम देखेंगे अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल होना चाहिए उसको, रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए। अब जैसे आजकल के उसमें सिनेरियो में देखें तो आप देखते होंगे कि जो इंटर स्टेट माइग्रेंट्स हैं, मजदूर हैं, वो मुंबई, दिल्ली, इन सब शहरों से अपने गांव की तरफ पैदल जा रहे हैं। उनकी डिमांड क्या है कि उनको बसेस मुहैया कराया जाए, उनको रोड के थ्रू उनके घर तक पहुंचाया जाए। तो एक गुड गवर्नेंस वाला शासन क्या कहता है, सुशासन क्या कहता है? सुशासन कहता है कि जो लोगों की कलेक्टिव डिमांड है उसके प्रति सरकार रिस्पॉन्सिव हो। ठीक, उनकी जो डिमांड्स हैं उसके प्रति रिस्पॉन्ड करे, उनको प्रोवाइड कराए। फिर कंसेंसस ओरिएंटेशन, डिसीजन जो आपको लेना है ठीक शासन में रहते हुए, वो कंसेंसस बिल्डिंग की अप्रोच होनी चाहिए। आप यूनिलैटरल डिसीजन मत लीजिए, आप एक कंसेंसस बिल्ड करिए। उसके अलावा इक्विटी, जस्टिस होना चाहिए, टू ईच अकॉर्डिंग टू नीड दिया जाना चाहिए। पीपुल्स पार्टिसिपेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जब तक आप लोगों की भागीदारी शासन में नहीं सुनिश्चित करेंगे तब तक आपका शासन कभी सुशासन नहीं हो सकता। तो जैसे आप देखते होंगे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, ग्राम पंचायत, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, लोगों को शासन में भागीदारी सुनिश्चित कराते हैं कि नहीं। तो ऐसे हमको एक गुड गवर्नेंस का पार्ट पीपल्स पार्टिसिपेशन होता है। फिर ट्रांसपेरेंसी, सन इज द बेस्ट इन्फेक्टेंट। जो शासन ट्रांसपेरेंट होगा वहां पे करप्शन, मिसयूज ऑफ पावर के चांसेस बहुत कम होंगे। तो यहाँ पे आरटीआई वगैरह है। तो खैर ये तो मैंने आपको ब्रीफली बता दिया, एक एक पार्ट को हम बहुत ही डिटेल में गुड गवर्नेंस वाले को डिस्कस करेंगे। क्लियर? फिर आता है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। अभी हमने ट्रांसपेरेंसी की बात करी थी, ठीक, अकाउंटेबिलिटी की बात करी थी, तो उस चीज को ये इंश्योर करता है सूचना का अधिकार। कोई भी सिविल सर्वेंट या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कोई डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन का इंपैक्ट किस पे पड़ता है? जनता पे पड़ता है ना। तो अगर लोगों पे किसी डिसीजन का इंपैक्ट पड़ रहा है तो उन लोगों को यह अधिकार भी होना चाहिए कि वो जाने कि आप ये डिसीजन लेते टाइम क्या बेसिस था आपके डिसीजन लेने का। तो सूचना के अधिकार के तहत ये सुविधा उनको सुनिश्चित कराई जाती है भारत। फिर हम देखेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन या जो सूचना का अधिकार है उसमें प्रेजेंट में क्या क्राइसिस आ रहा है, कैसे लोगों को ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो अधिकार मिला था वो प्रभावशाली नहीं रह गया, इफेक्टिव नहीं रह गया, क्या कमियां हैं।
इसमें हम दूसरे एंगल से भी बात करेंगे जहां पे देखेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन का मिसयूज किया जा रहा है। इस पे केस स्टडीज भी बनती हैं, ठीक है, कि आप एक सिविल सर्वेंट हैं, एक एनजीओ है जो आपको एक गलत काम करने के लिए बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि आप एक मतलब जो अनएथिकल काम है वो करने की तरफ ले जा रहा है। अगर आप नहीं करते हैं, मना करते हैं, तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आपके ऑफिस में बहुत सारी क्वेरीज रेज करता है, बहुत सारे एप्लीकेशन डाल देता है। तो एक तरीके से ब्लैकमेलिंग जो होती है सिविल सर्वेंट्स की आरटीआई के थ्रू, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है सिटीजन चार्टर। गवर्नेंस क्या होता है, शासन क्या होता है? शासन होता है जनता की कलेक्टिव डिमांड्स को पूरा करना। जनता की डिमांड्स होती हैं जैसे कि उसको रोड चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको शेल्टर चाहिए, ठीक, उसको और सारी सर्विसेज चाहिए। वो सर्विसेज को प्रोवाइड कराना गवर्नेंस होता है। उसकी प्लानिंग करना, उसको लोगों तक पहुंचाना, उसकी मॉनिटरिंग करना, उसकी इंप्रूवमेंट करना उन सर्विसेज में, वो होता है गवर्नेंस। सिटीजन चार्टर एक गुड गवर्नेंस स्टेब्लिश करने का एक पार्ट होता है। सिटीजन चार्टर में क्या होता है कि जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, आप बताएं कि उन सर्विसेज का स्टैंडर्ड क्या है, वो सर्विसेज की कॉस्ट क्या है, वो सर्विसेज आप कितने टाइम में प्रोवाइड कराओगे। इन सब के बाद एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए जहां पे लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पुट ऑन कर सकें, उनको रख सकें सरकार के सामने। तो सिटीजन चार्टर यही सारी चीज इंश्योर करता है। फिर हम देखेंगे कि भारत में सिटीजन चार्टर इफेक्टिव क्यों नहीं है। उसमें हम देखेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑर्गेनाइजेशंस पे इसको इम्पोज्ड किया गया है। ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको खुद से मोटिवेट होकर इंप्लीमेंट नहीं किया है, बल्कि इम्पोज किया गया है चीज़ें। इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मोटिवेट होना पड़ेगा कि उनको जो कस्टमर सर्विस है, जो जनता की जो डिमांड्स हैं सर्विसेज की, उनको इफेक्टिवली फुलफिल करना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे सेवोत्तम मॉडल ऑफ गवर्नेंस। सेवोत्तम मॉडल ऑफ गवर्नेंस, इसमें हम देखेंगे कि गवर्नेंस का क्या मॉडल जो है वो बहुत अच्छा मॉडल माना जाता है। फिर इसमें देखेंगे इसके 3 पिलर्स होते हैं। वो मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो कि सिटीजन चार्टर अवेलेबल कराए, वो मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो कि एक ग्रीवेंस रिड्रेसल पे इफेक्टिवली काम करे, वो मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो हमेशा एक्सीलेंस की तरफ ड्राइव होता रहे, उसको हम सेवोत्तम मॉडल ऑफ गवर्नेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम वहां पे डिटेल में अंदर डिस्कस करेंगे। फिर ई गवर्नेंस देखेंगे, कैसे ई गवर्नेंस जो है वो पूरे गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को बदल रहा है और उसके फंक्शंस को बदल रहा है, ठीक। यहां पे हम ई गवर्नेंस भी डिस्कस करेंगे आपके पार्ट बी में, ठीक है। तो पार्ट बी में ये सारी चीजें आपकी आती हैं। ये गवर्नेंस वाला जो पार्ट यहाँ पे आप पढ़ेंगे, ये आपको जीएस पेपर 2 में भी फायदा करेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर आप ध्यान करिए तो वहाँ का जो सिलेबस है वो है पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस। तो गवर्नेंस पार्ट वहाँ पे भी है, तो ये आपको फायदा करेगा वहाँ पे भी। क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं पार्ट सी। जो पार्ट सी है आपका केस स्टडीज का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने पहले भी बताया था कि उसमें जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि लोग जो पढ़ते और पढ़ाते हैं वो बहुत रैंडम तरीके से। केस स्टडीज में रैंडमनेस नहीं है, एक पैटर्न है। और आप एक बार आपको ये पता चल जाए कि केस स्टडीज जो पूछी जाती हैं उनका वो किस पैटर्न में पूछी जाती हैं, ठीक। अब मान लीजिए हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि 6 अलग अलग टाइप की केस स्टडीज हमें हिसाब से पूछी जाती हैं, ठीक। अब हर एक टाइप का सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड मॉडल होता है। तो आपको एक बार कोई भी केस स्टडीज आप पढ़ें, आप ये जान जाएं कि ये टाइप 1 से टाइप 6 तक किस टाइप में सेट होती है। आपको ये जानना है, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। एक बार आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर हर एक टाइप का एक स्पेशल स्टैंडर्ड होगा कि टाइप 1 सॉल्व करते टाइम आप ये चीज़ें देखेंगे, टाइप 2 सॉल्व करते टाइम आप ये चीज़ें करेंगे। तो उसके बाद बस आपका फिल इन द ब्लैंक्स रह जाएगा। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, फिर आपको हर एक टाइप का जो स्टैंडर्ड मॉडल है वो पता होना चाहिए। फिर आपके लिए कोई बहुत डिफिकल्ट वो नहीं रह जाएगा, बस फिल इन द ब्लैंक्स बचेगा आपके लिए वो, ठीक। तो बहुत आसान तरीके से आपका केस स्टडीज वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है।
और आप एक मान के चलिए कि केस स्टडीज़ का अप्रॉक्स 50% वेटेज होता है। तो आपको ये ज़रूर आपको ध्यान में रखना है कि भले ही आप पार्ट ए पार्ट बी कितना भी अच्छा कर दें, अगर केस स्टडीज़ अच्छी नहीं कर पाएंगे तो आप अच्छे मार्क्स का भी स्कोर नहीं कर पाएंगे इसमें। ठीक, तो हम पार्ट सी को अभी स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 है आपका केस स्टडीज का। अब जो हमारी अप्रोच रहेगी, ठीक है, वो ऐसा रहेगा कि मैं इसको 3 अलग अलग सेक्शंस में पढ़ाऊंगा। पहला सेक्शन क्या होगा कि जो केस स्टडीज पूछी जाती हैं वो किन किन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, रैंडम नहीं होती हैं, किन किन टाइप्स में फिट होती हैं। फिर हर एक टाइप की एक जनरल अप्रोच होगी, उसको हम देखेंगे। ठीक, टाइप 1 की है जनरल अप्रोच, टाइप 2 की है जनरल अप्रोच, ऐसे। फिर जो अगली चीज हमारी रहेगी वो ये है कि जो प्रीवियस ईयर्स में एथिक्स आपका 2013 में स्टार्ट हुआ था यूपीएससी में और यूपी पीसीएस में अभी 2018 में, तो हम देखेंगे कि जितनी भी केस स्टडीज पूछी गई प्रीवियस ईयर्स में 2013 से 19 तक जितनी भी केस स्टडीज पूछी गई उन सब को हम सॉल्व कराएंगे, और रैंडम नहीं सॉल्व कराएंगे, उसको सब को हम इन टाइप्स में पहले फिट करेंगे जितनी भी केस स्टडीज पूछी गई, और फिर एक एक को हम सॉल्व कराएंगे। फिर अगली चीज हम कुछ आपको मॉडल प्रैक्टिस करा देंगे केस स्टडीज की, तो आपका एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो केस स्टडीज वाला पार्ट यहाँ पे डील हो जाएगा। अब आज मैं आपको केस स्टडीज का एक बेसिक ओरिएंटेशन दे दूंगा कि किन किन टाइप्स की पूछी जाती हैं। ठीक, आप लोग एक काम जरूर करिएगा कि केस स्टडीज जो जीएस पेपर 4 है 2013 से 2019 तक और यूपी पीसीएस वाले, वो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा अपने पास, डाउनलोड करके उसको रख लीजिए, फिजिकल फॉर्मेट में रख लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। क्योंकि होगा ये कि जो केस स्टडीज का क्वेश्चन होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो क्वेश्चन को मैं एक ब्रीफली आपको बता दूंगा, आपके पास वो रहेगा कि मान लीजिए 2013 का क्वेश्चन नंबर 10, तो आपके पास वो फिजिकल कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने बात की थी ना हमने अभी कि किन किन टाइप्स की केस स्टडीज होती हैं, तो 6 टाइप्स की केस स्टडीज आपसे पूछी जाती हैं। क्लियर, ये हमारा स्पेशल फीचर है जहाँ पे हम आपको ये बताते हैं कि केस स्टडीज रैंडम तरीके से नहीं पूछी जाती। ये हमेशा जितनी भी केस स्टडीज आती हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं 6 में से किसी में फिट हो जाती है। ठीक, और उसके बाद आप हर एक का एक स्टैंडर्ड मॉडल पढ़ लेंगे और फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। टाइप 1 क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल फेसेस एन एथिकल इश्यू एट वर्क। एक सरकारी ऑफिसर है, सरकारी अफसर है, वो एक एथिकल इश्यू फेस कर रहा है, कहाँ पे, अपने वर्क प्लेस पे। तो टाइप 1 ये होता है। टाइप 2 क्या है, अभी हम एक एक का एग्जांपल भी देखेंगे। क्लियर, टाइप 2 है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल टैकलिंग ए सोसाइटल प्रीजुडिस। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है और वो एक सामाजिक पूर्वाग्रह को टैकल कर रहा है। क्लियर, जो थर्ड होता है आपका वो है गवर्नमेंट ऑफिशियल फेसेस करप्शन, इनएफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन। अपनी संस्था में वो ये चीजें फेस कर रहा है। पार्ट जो टाइप 4 होता है वो आपको ऐसी केस स्टडीज देगा जहाँ पे वो बोलेगा आप एक कंपनी एग्जीक्यूटिव हैं और वहाँ पे आपको कोई एथिकल इश्यू फेस करना पड़ रहा है। क्लियर, जो टाइप 5 होता है वो किसी, अब देखिए यहाँ तक जो भी लोग थे वो अथॉरिटी में थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल की एक अथॉरिटी होती है, यहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, यहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफिशियल और यहाँ पे कंपनी एग्जीक्यूटिव। तो ये चारों अथॉरिटी के पोजीशन में थे आप, तब आपको डिसीजन करना है। यहाँ पे आप एक इंडिविजुअल हैं। अब जो टाइप 5 होता है वो बोलता है कि कोई इंडिविजुअल है जो कि कोई एथिकल इश्यू फेस कर रहा है, कहाँ, पर्सनल लाइफ में या अपने काम के प्लेस पे, वर्क प्लेस पे। जो टाइप 6 है आपका वो है जनरल पॉलिसीज, जो गवर्नेंस की जनरल नीतियां होती हैं। ठीक है, जो उस पे आपको केस स्टडीज बना के देगा। तो हर एक केस स्टडी जो आपसे पूछी जाती है यूपीएससी में या यूपी पीसीएस में, वो इन्हीं 6 में से किसी में से एक में होती है। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा
कि कैसे 2013 से 2019 तक जितनी भी केस स्टडीज हुए हैं पूछी गई हैं वो किसी कहीं ना कहीं टाइप 1 या टाइप 2 या टाइप 3 या टाइप 4 या टाइप 5 या टाइप 6 में फिट होती हैं। तो एक एक स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि टाइप 1 में 2013 से 2019 तक कौन कौन सी केस स्टडीज पूछी गई हैं। तो ये देखिए T1 टाइप 1 सीरियल नंबर, ये है ईयर, ये है क्वेश्चन नंबर, और उस केस स्टडी में क्या की एथिकल इश्यू था। क्लियर? टाइप 1 आपका क्या था? गवर्नमेंट ऑफिशियल फेसेस एन एथिकल इश्यू एट वर्क प्लेस, ये था टाइप 1 आपका। तो देखिए 2013 में आपका एथिक्स का पेपर स्टार्ट हुआ, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। 2013 में क्वेश्चन नंबर 10 आपके पेपर में होगा, मैंने अभी बोला था फिजिकल कॉपी डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा गया था वो था, उसमें जो की एथिकल इश्यू था वो ये था कि प्रेशर टू इग्नोर फॉल्टी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आप लोग इसको साथ साथ में पढ़ें अपने उस पे जो क्वेश्चन पूछा गया था। जो क्वेश्चन था वो ये था कि आप एक म्यूनिसिपैलिटी में, एक म्यूनिसिपैलिटी है वो एक ब्रिज बिल्ड कर रही है, ठीक, आप एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और आप देखते हैं कि उस जो पुल बन रहा है उसमें कुछ फॉल्ट है और उस फॉल्ट की वजह से फ्यूचर में वो ब्रिज कोलैप्स हो सकता है, लोगों की जान माल की क्षति हो सकती है, ठीक। लेकिन आप जब ये चीज अपने सीनियर को उसके कंसर्न में लाते हैं कि ये ब्रिज में फॉल्ट आ रही है, हमको काम को रोकना पड़ेगा, इसको पहले रिपेयर करना पड़ेगा तब आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आपका सीनियर बोलता है नहीं, ये फॉल्ट इतनी बड़ी नहीं है और आप कंटिन्यू करिए क्योंकि प्रेशर भी है, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, तो और जैसे ही हम इसको अगर डिले करेंगे, रिपेयर करने में जाएंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, टाइम बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये एथिकल इश्यू था। तो आपको दो डिलेमास, एक डिलेमा की सिचुएशन डाल दी, दुविधा की सिचुएशन। पहली सिचुएशन ये है कि या तो आप रिपेयर के लिए जाएं, ठीक, अगर आप रिपेयर के लिए जाते हैं तो क्या दिक्कतें आएंगी, तो उस जो प्रोजेक्ट है पूरा कंस्ट्रक्शन का उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसकी टाइम बढ़ जाएगी। अगर आप रिपेयर के लिए नहीं जाते हैं तो फ्यूचर में कोलैप्स हो सकता है, जान माल का नुकसान हो सकता है, वहां आप कैसे डिसीजन लेंगे। क्लियर? तो ये आपका पूछा गया था इसमें। ऐसे ही 2013 में क्वेश्चन नंबर 12 इसमें क्या था, प्रेशर टू सेलेक्ट ए पर्सन। इसमें बोला गया कि आप एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट के हेड हैं और आपके यहाँ कुछ पोजीशन खाली हुई हैं, कुछ भर्ती होनी है, क्लियर, और आपको एक बहुत सीनियर गवर्नमेंट फंक्शनरी का कॉल आता है कि कोई उसके रिलेटिव को आप रिक्रूट कर दीजिए, ठीक, उसको आप फेवर कर दीजिए, उसको भर्ती दे दीजिए। तो आप क्या करेंगे, ठीक, आप अगर रिक्रूट नहीं करते हैं, उसके बताए हुए व्यक्ति को नहीं देते हैं, उसको बताए हुए व्यक्ति को फेवर करके नहीं रखते हैं, तो वो व्यक्ति, वो जो ऑफिशियल जो आप पे प्रेशर बना रहा है, वो आपके इंस्टीट्यूट का फंड रोक देगा, आपके इंस्टीट्यूट को पैसे मिलना रुक जाएगा उसकी वजह से। और अगर आप उस व्यक्ति को दे देते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप मेरिट को तो नहीं फॉलो कर रहे हैं ना, फिर तो आप आर्बिट्रेरी डिसीजन ले रहे हैं, फिर तो आप नेपोटिज्म फैला रहे हैं, परिवारवाद फैला रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो एथिकल डिलेमा था ये था कि आप एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट के हेड हैं, अब आप कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। अगर आप उस व्यक्ति को बोलते हैं कि आप एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू आइए, हम ऐसे ही किसी को रिक्रूटमेंट भर्ती नहीं दे देंगे, उस भर्ती के जो नियम हैं उनको आप जब तक फुलफिल नहीं करते हैं तब तक हम आपको इंडक्ट नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके कॉलेज का फंड रुक जाएगा, ठीक है, और अगर आप उसको भर्ती दे देते हैं तो एक तरीके से भ्रष्टाचार की सिचुएशन हुई। तो आप कैसे इस पूरे सिनेरियो से बाहर निकलेंगे। ऐसे ही 2013 में क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था, प्रेशर टू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे बोला जाता है आप फिनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय में एक फंक्शनरी हैं, आप सेक्रेटरी हैं और एक बिल्डर, और वहाँ पे वित्त मंत्रालय में कोई फ्यूचर डिसीजन लिया जाता है, बोला जाता है कि हम ये चेंजेस करेंगे जो कि कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। फिर एक बिल्डर जिसने सरकार के लिए पहले बहुत अच्छा काम किया हुआ होता है, वो आपसे सीक्रेटली पूछता है कि आप जो डिसीजन होने वाला है उसकी इंफॉर्मेशन दे दीजिए। आप क्या करेंगे इस सिनेरियो में?
ये पूछा गया। ऐसे ही आपके 2014 में क्वेश्चन नंबर 11, 2015 में 12, 15 में 13, 16 में क्वेश्चन नंबर 11, 16 में 12वां, 2018 में क्वेश्चन नंबर 7, 2018 में क्वेश्चन नंबर 8, 2018 में क्वेश्चन नंबर 10, 11, 2019 में क्वेश्चन नंबर 7। ये सब ईयर वाइज 2013 से 2019 तक कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, ये सब किस टाइप में फिट होते हैं? टाइप नंबर 1। क्या है टाइप नंबर 1? गवर्नमेंट ऑफिशियल फेसिंग एन एथिकल इश्यू एट वर्क। ठीक, तो ये एक हमारा मॉडल रहेगा। हम देखेंगे फिर T1 को सॉल्व करने का क्या स्टैंडर्ड मॉडल है। एक स्टैंडर्ड मॉडल आ जाएगा, फिर बस एक बार आपको केस स्टडी देखना होगा, आप जान गए कि ये किसका है, T1 का है, और T1 को सॉल्व करने का मेथड ये है, बस आपको यही फिट कर देना है, इसमें समस्या सॉल्व आपकी। क्लियर? ऐसे ही हम ये T1 का हमने देख लिया, अब देखते हैं T2 का। ये है आपका टाइप 2। टाइप 2 क्या था? गवर्नमेंट ऑफिशियल फेसिंग ए सोशल प्रिजुडिस। ठीक, एक सामाजिक पूर्वाग्रह का आप सामना कर रहे हैं। जैसे इसमें 2015 में क्वेश्चन नंबर 10 जो था आपका, वो क्या था? बायकॉट ऑफ स्कूल आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ दलित कुक। उसमें यह था कि आप एक सरपंच हैं और आपके यहाँ स्कूल में मिड डे मील का खाना बनाने के लिए दलित कुक का अपॉइंटमेंट होता है। उससे क्या होता है कि उस गांव में जितने भी अपर कास्ट के लोग हैं वो अपने बच्चे को स्कूल भेजना बंद कर देते हैं। तो अब आप कैसे सिचुएशन को डील करेंगे, ये था आपका। ऐसे ही 2015 में क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था, रेजिस्टेंस टू गर्ल्स एजुकेशन। इसमें यह था कि एक गांव है, गांव में दो अलग अलग डेमोग्राफिक ग्रुप हैं। एक बूढ़े लोगों का ग्रुप है जो कि कहता है कि महिलाओं को या बालिकाओं को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, और एक ग्रुप है जो कि यंग है, ठीक है, जो कि युवा है, वो कहता है गर्ल्स को भी एजुकेशन मिलना चाहिए। लेकिन कुछ गर्ल्स एक दिन अपने स्कूल जा रही थी और रास्ते में उनका मॉलेस्टेशन हो गया, सेक्सुअल मॉलेस्टेशन हो गया। तो अब जो एल्डरली ग्रुप था वो कहता है कि अब आज से कोई भी लड़की पढ़ने नहीं जाएगी, और अगर कोई भी गर्ल जाती है, स्कूल जाती है, तो उसकी फैमिली का हम बॉयकॉट कर देंगे। अब आप इस सिचुएशन में, आप उस एरिया में डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, आप इस सिनेरियो को कैसे डील करेंगे? क्लियर? तो ऐसे आपसे केस स्टडीज टाइप 2 में पूछी जाती हैं। ऐसे हम टाइप 3 देखेंगे। यह है आपका टाइप 3। टाइप 3 क्या था? याद करिए टाइप 3। टाइप 3 था आपका गवर्नमेंट ऑफिशियल फेसिंग इनएफिशिएंसी, इनइफेक्टिवनेस, करप्शन इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो ऐसे ही 2014 में क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो इस टाइप का था। 2014 में क्वेश्चन नंबर 13, 16 में 14, 17 में 9, 19 में क्वेश्चन नंबर 11। जैसे इसमें क्या पूछा जाएगा? जनरल करप्शन इन गवर्नमेंट। आपका एक फ्रेंड है, वो आता है आपके पास, वो बोलता है कि भ्रष्टाचार या जो करप्शन है वो इतनी बुरी चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप भ्रष्टाचार करते हैं, ठीक, अगर आप छोटा मोटा भ्रष्टाचार करते हैं, छोटा मोटा ग्रेटिफिकेशन करते हैं, तो ये इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इससे पहली चीज़ तो आपका करियर आगे जाता है, आप करियर में अच्छी चीज़ें अचीव करोगे। ठीक, दूसरा, अगर आप थोड़ा बहुत ग्रेटिफिकेशन ले भी लेते हो तो इससे पूरे जल्दी काम कर देते हो आप। उस ग्रेटिफिकेशन के बाद जब काम में आप जल्दी कर देते हो तो इफिशिएंसी आ जाती है। तो क्या ये फ्रेंड आपको ये सजेस्ट करता है, ठीक है, तो आप इस सिचुएशन में उस अपने फ्रेंड को क्या बताओगे? ये था आपका 2014 में जो पूछा गया था आपका इस क्वेश्चन। ऐसे 2014 में क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था, जनरल करप्शन प्रेशर टू कीप क्वाइट। इसमें यह था कि एक, जैसे आप समझिए कि आप 2020 या 2020 का यूपीएससी एग्जामिनेशन बीट कर ले जाओ, ठीक है, उसके बाद आप न्यूली इंडक्ट हो किसी और सिस्टम, किसी डिपार्टमेंट में जाके आप इंडक्ट हो जाते हो।
फिर आप क्या देखते हो, आपने पढ़ के क्या गए, जीएस पेपर 4 में सब एथिक्स पढ़ के गए, वर्च्यूज पढ़ के गए कि करप्शन नहीं होना चाहिए और सबके अंदर सद्गुण होना चाहिए, पढ़ के आप ये गए, आपकी विचारधारा ये है। लेकिन जैसे ही आप उस डिपार्टमेंट में जाते हो, आप देखते हो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार हो रहा है। क्लियर? अब ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार हो रहा है, आपकी जो कॉन्साइंस है, जो आपकी अंतरात्मा है, वो कहती है ये गलत चीज़ है, इसके खिलाफ कुछ काम होना चाहिए। लेकिन जब आप ये चीज़ अपने सीनियर्स को बताते हो तो आप बोलते हैं कि यहाँ ऐसे ही काम होता है और आप भी शांत रह के ऐसे ही काम करिए। तो आप इस सिचुएशन से कैसे डील करोगे, ये पूछा गया था आपका। ठीक है, ऐसे ही ये जो जितने भी केसेस पूछे गए थे ये आपके टाइप 3 में फिट होते हैं। ठीक, गवर्नमेंट ऑफिशियल फेसिंग इनएफिशिएंसी, इनइफेक्टिवनेस एंड करप्शन इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? फिर आते हैं हम टाइप 4 पे। टाइप 4 ये है। टाइप 4 क्या था आपका? कंपनी एग्जीक्यूटिव फेसिंग एन एथिकल इश्यू एट वर्क। जो कंपनी एग्जीक्यूटिव है उसको एक एथिकल डिलेमा है, ये था आपका टाइप 4। ये ईयर, ये क्वेश्चन 13 में, क्वेश्चन नंबर 14। ऐसे ही 2017 में, 2011 जितने भी आपके टाइप 4 में फिट होने वाले हैं ये यहाँ पे क्वेश्चंस, केस स्टडीज है। से 2013 में क्या पूछा गया था? एलिगेशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट अगेंस्ट सबऑर्डिनेट। आप एक कंपनी एग्जीक्यूटिव हैं, आपकी कंपनी है, ठीक है, और एक आपका स्टार परफॉर्मर है, एक आपका एम्प्लॉय है जो आपके कंपनी के लिए बहुत रेवेन्यू उसने पिछले साल में जनरेट किया है। ठीक है, आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस एम्प्लॉय के खिलाफ जो आपकी फीमेल एम्प्लॉयज हैं वो कंप्लेन करती हैं कि ये सेक्सुअल हरेसमेंट करता है उसका। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे एज ए कंपनी एग्जीक्यूटिव? उस व्यक्ति को कंटिन्यू रखोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में या उसके खिलाफ कुछ एक्शन लोगे? अगर एक्शन लेते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी उस पर डिपेंडेंट है, वो बहुत रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर नहीं करते हो तो उसकी क्या जो है उसके इल इफेक्ट्स होंगे, क्या आपका कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा? ऐसे आपसे केस स्टडीज पूछा जाता है। ठीक, ऐसे 2014 में डिमांड फॉर ब्राइब फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल। ठीक है, एक कंपनी एग्जीक्यूटिव है, उसको अपना कोई नया प्रोजेक्ट डालना है तो एक सरकारी ऑफिसर है वो उससे ब्राइब मांगता है, रिश्वत मांगता है। तो इस सिचुएशन से उसको कैसे आगे निकलना चाहिए? एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि बोलती है कि जो लोग हैं, जो हमारे पार्टी से संबंधित लोग हैं, उनको आप अपनी कंपनी में रिक्रूटमेंट दीजिए। ठीक, उनको आप रोजगार दीजिए। अगर आप उनको रोजगार दे देते हैं बिना किसी मेरिट के तो ये आपकी कंपनी की एफिशिएंसी को इम्पैक्ट कर देगा। क्लियर? तो ये सारी सिचुएशंस आपकी टाइप 4 में आपको दी जाती हैं सॉल्व करने की। अब आते हैं हम टाइप 5 देखेंगे। टाइप 5 क्या था? एक इंडिविजुअल है जो कि एक एथिकल इश्यू फेस करता है अपने वर्क प्लेस पे या पर्सनल लाइफ में भी। ठीक है, 2013 में क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे ही 2019 में क्वेश्चन नंबर 9 पूरा। अब इसमें देख लेते हैं से विटनेस टू एक्सीडेंट ऑन वे टू इंटरव्यू। ठीक, इसमें यह था कि आपका सिविल सर्विस का, यूपीएससी सिविल सर्विस का प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, आपकी इंटरव्यू की कॉल आई हुई है। आप इंटरव्यू डेट को इंटरव्यू देने जा रहे हैं और रास्ते में देखते हैं कि 2 लोगों का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। अगर आप उनकी हेल्प करने जाते हो तो आपका इंटरव्यू छूट जाएगा। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो मे बी वो उनकी जो है मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए। तो आप इस इथिकल डिलेमा से कैसे निकलोगे? ठीक, तो ये आपके जो डिलेमास होते हैं ये टाइप 5 है, जहाँ पे कोई इंडिविजुअल पर्सन एक एथिकल डिलेमा फेस करता है पर्सनल लाइफ में या वर्क प्लेस पे। अब आते हैं टाइप 6। ये है आपका टाइप 6। टाइप 6 क्या था? जनरल पॉलिसी ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, यहां पे 2013 में ऐसे क्वेश्चन बने थे, 2019 में ये। तो जो आपका टाइप 1 है उसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और टाइप 6 से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? इसमें जैसे ये केस है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर, तो उसमें आप सिचुएशन आपको देगा
कि मान लीजिए तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में पटाखा फैक्ट्री है, क्रैकर इंडस्ट्री है, और उस पटाखा फैक्ट्री में बाल श्रमिक, चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है। उस पटाखा फैक्ट्री की वजह से ही उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्या आया है, इकोनॉमिक ग्रोथ आई है, आर्थिक ग्रोथ आई है, लोगों की इनकम बढ़ी है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। ठीक, तो वो पटाखा फैक्ट्री या क्रैकर इंडस्ट्री उस डिस्ट्रिक्ट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ वो क्रैकर इंडस्ट्री वहां पे चाइल्ड लेबर को भी इंडक्ट करती है। क्लियर? तो इस सिचुएशन, ये जो डिलेमा क्रिएट हुआ, इससे आप कैसे बाहर निकलोगे? ऐसे इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, इसके तो बहुत सारे केसेस हैं। जैसे आप जनरल उसमें ले लो, नर्मदा जो अभी जो सरदार सरोवर डैम बना था, उसमें एक तरफ तो आपका डेवलपमेंट था कि डैम बनेगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, इरिगेशन मिलेगा। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा एरिया जो था फॉरेस्ट एरिया, उसको क्लियर कर दिया गया, लैंड सबमर्ज हो गया। तो ऐसी आपको क्लासिक सिचुएशन दी जाएंगी, वहाँ पे आपको डिलेमा सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ऐसे जो आपको जनरल पॉलिसी इश्यूज होते हैं वो टाइप 6 में पूछे जाते हैं। ठीक, तो टाइप 1 से टाइप 6 हमने जितना भी देखी है, आप 2013 से 2019 तक जितने भी केस स्टडीज पूछी गई हैं सब इसी में फिट हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, कोई भी केस स्टडी आप किया है ये T1 से T6 में फिट हो जाएगी। और फिर हम जब आगे डिस्कस करेंगे क्लास में तो मैं बताऊंगा आपको कि T1 का स्टैंडर्ड मॉडल क्या है, T2 का स्टैंडर्ड मॉडल क्या है। तो बस आपको मॉडल पता होना चाहिए, आप आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये केस स्टडी T1 में आती है, T2 में या T3 में। उसके बाद आपको हर एक T1 का मॉडल पता होगा, T2 का मॉडल पता होगा, बस आप उसी में फिल इन द ब्लैंक्स कर दीजिए, तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर? तो आप बहुत, अगर इस तरीके से आप जाएंगे, इतने स्ट्रक्चर्ड वे में आप जाएंगे, तो आप 130+ तो आराम से स्कोर कर ले जाएंगे इस GS पेपर 4 में। क्लियर? ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा स्टार्ट होगा वो प्रॉपर कंटेंट से स्टार्ट होगा, पार्ट ए के यूनिट नंबर 1, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वैल्यूज, एथिक्स और मोरालिटी। ठीक है, मूल्य, नीतिशास्त्र और नैतिकता के मूल जो सिद्धांत हैं वहां से हम स्टार्ट करेंगे अब आपका। क्लियर? तो थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही।